नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और पश्चिमी यूपी में नया बवाल शुरू हो गया है। ये बवाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एक के बाद एक कोई नई नई चीज हो रही है, क्योंकि चुनाव हो रहा है। और चुनाव किस राज्य में हो रहा है? उत्तर प्रदेश। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज क्या हुआ। तो आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी थी। अखिलेश यादव का एक बड़ा आरोप लगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे होनी थी, 3 बजे तक उनका चॉपर ही नहीं उड़ा दिल्ली से। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर जारी करके उन्होंने बोला, मेरा हेलीकॉप्टर इसको बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है। मुझे मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि बीजेपी का एक बड़ा नेता अभी यहां से उड़ा है। हारती हुई बीजेपी की हताशा भरी साजिश जनता सब समझ रही है। सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है, और समाजवादी संघर्ष के इतिहास में यह दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, यहां पर यह ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने ये तस्वीर भी जारी की, जैसे कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने इसको लोकतंत्र की हत्या बताया। सरकार चाहे जितने हथकंडे अपना ले, जितना भी कोशिश कर ले, जनता जवाब देगी। बीजेपी सरकार के दिन बचे हैं 4, इस तरीके की बातें होनी शुरू हो गई। बीजेपी से आधिकारिक रूप से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि अब सुनने में आया है, जैसे कि उन्होंने ट्वीट भी करके ये जानकारी दी है कि अब वो उड़ान भरने को तैयार हैं। इसका मतलब अब वो मुजफ्फरनगर के लिए उड़ रहे हैं। 1 बजे के बजाय, 1 बजे पहुंचना था वहां, लेकिन उसके बजाय अब उड़ेंगे। तो मेरे ख्याल घंटे भर में वहां पहुंचेंगे। तो पूरा कार्यक्रम विलंब जरूर हुआ है। लेकिन क्या ये जो आरोप उन्होंने लगाया है, ये आरोप सही है? तो सवाल इंडिया का में जो सवाल पूछ रहे हैं हम, वो ये है आपके स्क्रीन में। पश्चिमी यूपी का नया बवाल, अखिलेश का दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोकने का आरोप है। क्या यह आरोप सही है या गलत है? क्या उनका हेलीकॉप्टर रोका गया है या नहीं रोका गया है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा, नेता बीजेपी, हाफिज गांधी, प्रवक्ता सपा, भावेश पांडे, बीजेपी समर्थक, अभिषेक सुधीर, सपा समर्थक। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये चॉपर क्यों रोक लिया भाई उनका? जाते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। पता नहीं, एक नया समाजवाद का एक परिभाषा उन्होंने गढ़ा है। एक नया समाजवादी सोच लेकर आए हैं कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं गए पत्रकार वार्ता करने तो उनकी ऐतिहासिक जीत हो गई, हमारी ऐतिहासिक हार हो गई। अरे सच कहिए ना कि आप बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर यही बात थी तो आप इलेक्शन कमीशन जाते, चुनाव आयोग जाते, शिकायत करते। लेकिन ऐसा कुछ करने के बजाय आप उस हकीकत से मुंह क्यों छुपा रहे हैं, जिसमें आप दंगाइयों, वहां के दंगे पीड़ित लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, जिनको आपने मतलब जिनके घरों को जलाया दंगे में, जिनको मारा, जिन पीड़ित परिवार को आज वो इंतजार में थे इस बात के लिए। आज पूछा जाएगा इनसे कि अखिलेश यादव आप वही है ना, जब यहाँ दंगा हो रहा था तो सिपाही में महोत्सव 300 करोड़ का आप कर रहे थे। तो आप कौन से हैं? आप किस चाल, चेहरा और चरित्र के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये बता दीजिए। तो बजाय ये अपने पाप को ढकने के बजाय हेलीकॉप्टर का सहारा लेके, ये चुनाव लड़ने की कौन सी परंपरा है? ये इससे चुनाव जीतने की बात करेंगे क्या? ये चुनाव लड़ने की कोशिश। हाफिज गांधी जी, आपका जवाब। हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो 8,500 करोड़ का जो है प्लेन खरीदते हैं चलने के लिए। उसके बाद 20,000 करोड़ का जो है वो कॉम्प्लेक्स वो बनवा रहे हैं। 10 लाख का तो सूट पहना था उन्होंने। तो आज जो है हमारे बीजेपी के जो नेता हैं वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से चलना चुनावों में आम बात है, ताकि जो नेतागण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो अमित शाह जी चल रहे हैं, जो मोदी जी चल रहे हैं, या इनके दूसरे नेता चल रहे हैं, क्या वो हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? अब लखनऊ से अगर कोई दिल्ली और दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाना चाहे तो वो हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करेगा। और ये चुनाव में बहुत साधारण सी कहीं ना कहीं बात है। और जिस विषय की ये बात कर रहे हैं, तो अमित शाह जी तो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। 250 अपने ही लीडर्स को बुलाकर दिल्ली में मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि सरकार बनवानी है। अगर अमित शाह जी को बहुत ज्यादा चिंता है तो मैं समझता हूं कि जो 9 राज्यों में ओबीसी का रिजर्वेशन देना की बात 2014 में बीजेपी ने कही थी जाट समुदाय को, उसको पूरा करना चाहिए। आज आपको 7 साढ़े 7 साल लग गए, और जो मुख्य मांग है जाट समुदाय की
कि जो 9 राज्यों में सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में उनको जुड़वाना है, वो तो आप वो मांग पूरी नहीं कर पाए। 3 साल से आपने गन्ने का जो भाव है वो बढ़ाया नहीं, और जैसे ही चुनाव आया तो आपने 25 रुपए आपने बढ़ा दिया। आपने खाद की बोरी से जो है वो 5 किलो खाद घटा दी, और किसानों को जो है वो लाइन में लगवा दिया खाद खरीदने के लिए। कितने किसान जो है वो लाइनों में जो है वो मर गए। ये आप नहीं समझ सकते। आज आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में आपका सूपड़ा साफ होने वाला है। आप जमीनी हकीकत से घबरा गए हैं, और जब आपने जैन जी को न्योता दिया तो ये स्वीकार्यता है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले ही हार मान चुकी है। जमीनी हकीकत आज उत्तर प्रदेश की यह है कि वो सापा और जो आरएलडी का गठबंधन है और जो हमारे और भी दलों का गठबंधन है, आज उत्तर प्रदेश की जनता हमको लाना चाहती है, क्योंकि हमारे पीछे एक रिकॉर्ड का जो काम करने का इतिहास है वो हमारे पास है। 5 साल के अंदर एक अच्छा सा एक्सप्रेसवे नहीं बना सकते। हमने 23 महीने के रिकॉर्ड पीरियड में एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिया था। लास्ट मोमेंट में टैबलेट बांट रहे हैं। 18 लाख लैपटॉप हमने बांटने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। लास्ट मोमेंट में बिजली के बिल जो है आधा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। ये किसानों के फायदे की चीज है या क्या करना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में आपने किसानों को जो सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है वो 1.5 गुना बढ़ा दिया आपने, इसलिए किसान आपसे जो है वो बदला लेगा। देखिए ऐसा है महेश जी, कल राकेश टिकैत से ये सब सवाल हम पूछ रहे थे। उन्होंने बोला कि लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन ये ध्रुवीकरण, जाट, मुस्लिम, ये वाली जो गाड़ी है ना, ये पुराने मॉडल की हो गई है। तो अब नए नए मॉडल की गाड़ियां आ गई हैं, लोग उसमें चलेंगे, ये पुराने मॉडल वाली गाड़ी में नहीं चलेंगे। अब लोग ये सब सवाल पूछेंगे जिसका उल्लेख किसी संवेदना से किसी संवेदना से खिलवाड़ करना, ऐसी बातों से, घरों में मौत हुई हो दंगे की वजह से, उसके बारे में ये कहना कि वो गाड़ी है, मतलब वो लोग समझना चाहेंगे ना कि आखिर में अगर 2 पार्टियों की 3 पार्टियों की गठबंधन हो जाए तो लोग उस पीड़ा को भूल जाएं, उसको ये मान ले। राकेश टिकैत अगर ये कह दे तो उस घर के जवान बेटा लौट आएगा क्या? नहीं लौटेगा ना। तो इस चीज को कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। अब रही बात कि हाफिज साहब ने जो बात कही कि भाई आप किसानों के लिए क्या किए, हमने जो किसानों के लिए किया साहब, वो इस राज्य में, इस सूबे में आप अपनी सरकार का जो काम है, काम काज है किसानों के लिए, आपके तो मैनिफेस्टो में भी कहीं किसान नाम की चीज दिखाई नहीं देती है। जिस नीति की आप विरोध कर रहे थे, कृषि नीति की, जिसके बारे में आप किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिस मैनिफेस्टो में कहीं कुछ दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आई। सवाल यह है कि आज किसान को 50% बिजली सब्सिडी पे मिल रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी वहां तो 1.5 गुना मिल रहा है। तो ये कौन फैसला करेगा? जिसको फायदा मिल रहा है, आज वहाँ कृषक जो है, एफपीओ जो है, हर एक ब्लॉक में 2-2 जगह एफपीओ खुले हुए हैं, मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, देखिए ऐसा है महेश जी, तो अगर ये सब इतना काम किया है तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये जरूरत महसूस हो रही है कि पलायन की बात याद दिलाई जाए? देखिए ये सब चीजें 2014 में बोली जाती, या मैं कह रहा हूं 17 में बोली जाती तो समझ में आता। अब आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार राज्य में, उसके बाद भी बात अगर हो 2013 की, तो ये कहां तक उचित है? मैं ये बात अभिषेक सुधीर के पास लेके जाता हूं। नहीं, एक लाख टके का जवाब भी सुनते जाइए। हाँ, आपने नाहिद हसन अगर खड़े नहीं होते तो ये ना आप सवाल उठाते, ना मैं बीजेपी सवाल उठाती, ना कोई और सवाल उठाता। ये वही नाहिद हसन है, ये वही इरफान मसूद है, ये वही लोग हैं। तो जब आप तो आप कहते हैं कि जब इस तरीके के विवादास्पद लोगों को टिकट मिलेगी तो सवाल उठना लाजमी है। अभिषेक सुधीर, आप सवाल लाजमी है। अभिषेक सुधीर, बात में दम तो है। अगर कोई आरोपी है जिसके खिलाफ मामले हैं और अगर उसको टिकट मिलती है तो उस पर एक राजनीतिक दल सवाल क्यों ना उठाए? तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए। जी संकेत जी, मैं पहले ये हेलीकॉप्टर की विषय में मामले पे मैं थोड़ा टिप्पणी देना चाहता हूँ आपको। आपको याद होगा मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। अब लग रहा है कि जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी फिर साथ में आ गए हैं, और अब पता नहीं कौन हवा होंगे। डबल इंजन फेल भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि जब आप ऐसे काम करते हैं, जब सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये बात ये नहीं है कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है। लोगों के मन में एक, जो अंग्रेजी में कहते हैं, एक परसेप्शन बन रहा है कि अखिलेश जी अकेले लड़ रहे, कि अखिलेश जी ये एक वन मैन पार्टी है, वो अकेले लड़ रहे। ईसी, डीजीसीए, जो भी है सत्ता में जो भी इंस्टीट्यूशन है,
उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो अंग्रेजी में ये कहते हैं कि अंडरडॉग है, एक ऐसा मैच है कि ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक मैच चल रही है। अगर आप इंडिया के सपोर्टर है तो आप चाहते हैं कि इंडिया जीते, पर अगर आप न्यूट्रल है तो आप कहते हैं यार अफगानिस्तान को देखो कैसे खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक अंडरडॉग ऐसा एक माहौल बन रहा है जहां अखिलेश जी सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं और लोगों के मन में वो एक सेंटिमेंट बैठा है कि अखिलेश जी ही बचा सकते हैं अब हमको भाजपा से। अगर आप भाजपा के खिलाफ है तो आपके सारे उम्मीद, आपके जो एस्पिरेशन है, अखिलेश जी एक आदमी नहीं है, अखिलेश जी अब एक सोच बन गए उत्तर प्रदेश में कि एक आदमी है जो लड़ रहा है भाजपा के खिलाफ। और ये पलायन और कैराना की जो बात हो रही है संकेत जी, 2017 में तो ये खूब चलाया था नैरेटिव भाजपा वाले, अब 5 साल हो गए हैं। अगर लोग इससे तंग हो चुके हैं, थक गए हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नौकरी चाहिए, बेरोजगारी एक मुद्दा है। आप देखिए बिहार में जो हुआ है, प्रयागराज में जो हुआ है, वो जो लाठी खा रहे हैं वहां, ये देख के लोगों के मन में आपका ये कहना है कि बार बार 2013 पर सुई लेकर के जाना अपनी विफलता को छुपाने के बराबर है। जी, भावेश पांडे जी के पास मैं जाना चाहता हूं। भावेश जी हैं हमारे साथ? भावेश पांडे जी के पास अभी थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन महेश जी आप ही जवाब दे दें कि बार बार अपनी मौजूदा विफलता को छिपाने के लिए आप सुई 2013 को ले जाते हैं। ठीक है, आपने बात अपनी रख दी कि जब वो उस तरीके के कैंडिडेट खड़े करेंगे तो हमें बोलेंगे, लेकिन इस बोल में आपके लिए एक आपदा में अवसर जैसा तो नहीं है कि ये एक आपदा है कि लोग सवाल पूछेंगे, तो अवसर तलाश लिया आपने 2013 में? नहीं, हमारे जो सपा के सहानुभूति रखने वाले या सुचिंतक जो हमारे मित्र हैं, उनसे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ठीक है, आप कहीं मुझे आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आप आईना दिखाने के साथ जो है ना, उस चीज को भी दिखाइए जो लोगों को पसंद आए। आपको मालूम होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कि आप अभी क्या वस्तु स्थिति है, आप क्या देंगे। आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर को जो है वहां रोक लेते हैं, रोकने के बाद आप कहते हैं मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, ऐतिहासिक जीत होगी अब हमारी, अब ऐतिहासिक हार होगी बीजेपी की। आप इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास तो कोई जनता के लिए कुछ है ही नहीं जिसको आप लेकर बात करें। ना नौजवान के लिए है, ना किसान के लिए है, ना खेतिहर मजदूर के लिए है। ना आपके पास कोई सोच है, ना कोई समझ है, ना आपके पास कोई ऐसा चीज है जिसको आप रख के बात करें चुनाव में कि हम अगर चुनाव जीते तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। कहीं आपने सुना, किसी ने सुना कि अखिलेश यादव कुछ ऐसे करने वाले हैं? कुछ नहीं, क्योंकि आपका काम यह है कि आप गुंडों के बेसिस पे, आप गुंडा मवाली के जरिए जो है इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप फिर से उत्तर प्रदेश में आतंक पैदा करना चाहते हैं। तो ये जो चीज है ना, जनता इस चीज से भली भांति परिचित है और इस आतंक का मुंहतोड़ जवाब जो है आपको देगी। ये कोई गठबंधन, इस गठबंधन की, आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? ये गठबंधन पिछली बार हुआ, क्या हुआ? मुंह के खाए जयंत चौधरी, और यही जयंत चौधरी 2009 में। चलिए ठीक है, ये आपकी बात सही है कि एक सेकंड, 2017 में आपका कहना सही है कि पिट गए, 2019 में पिट गए, लेकिन क्या गारंटी कि इस बार सफल ना हो? देखिए, इतिहास पिटने का जरूर हो, लेकिन ये इस चीज की हाफिज साहब आना चाहते हैं। हाफिज साहब, आपने सुना वो महेश वर्मा जी ये हवाला दे रहे हैं कि अब आप चाहे चॉपर का बहाना कर लीजिए, किसी भी चीज का बहाना कर लीजिए, आपका इतिहास ये बताता है कि केमिस्ट्री तो बना लेते हैं, मैथ्स कमजोर रह जाती है। देखिए, ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जहां 200 बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में ही धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उससे खुश नहीं है। स्वाति सिंह मंत्री हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें वो कहती हैं कि मुझे मेरा पति मारता है और मुझे मेरे पति से और पता नहीं दूसरे लोगों से खतरा है। तो जब एक मंत्री को उत्तर प्रदेश के अंदर खतरा है तो हम कहां जो है सुरक्षा की बात कर सकते हैं, कहां हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकते हैं? अभी ये कह रहे थे कि अखिलेश जी ने कोई वायदे नहीं किए, अखिलेश जी क्या करना चाहते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अभी हमारा घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन अखिलेश जी ने कुछ संकल्प लिए हैं। जैसे हम बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाफिज साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए ये संकल्प तो हमने सुने हुए हैं। एक सवाल जो राजनीतिक रूप से मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वही मुजफ्फरनगर है, ये वही इलाके हैं जहां पर सपा और रालोद के गठबंधन के बाद कुछ विरोधी सुर भी सुनने को मिले पार्टी के अंदर से ही। आपने टिकट दी, टिकट देने के बाद बहुत सारे लोग नाराज हुए। क्या इसी कारण से दोनों जन वहां जा रहे थे? क्योंकि देखिए, जहां आपकी, ये तो वैक्यूम की तरह है, जहां आपकी कमजोरी होगी वहां ये लाजमी है कि कोई और विपक्ष की पार्टी आएगी,
उस वैक्यूम को भरने। संकेत जी इस आप बार भी यही करते। नहीं संकेत जी, इस बार आप देखिए कि पहले ये होता था कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते थे, इस बार उल्टा हो रहा है और लोग जो है आरएलडी को ज्वाइन कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज हमारे पास अब बहुत अधिक ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, बीजेपी से मैं पूछूंगा वो कहेंगे हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं। रोज एमिनेंट पर्सनालिटी का एक मैसेज आ जाता है। नहीं बता नहीं पाएंगे। ये 3-3 मंत्री इनके गए हैं, 12-12 एमएलए इनके गए हैं और अभी भी बहुत। महेश जी बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ दिए देता हूं, आपके इतने बड़े बड़े भारी भरकम लोग गए तो लोग छोड़ के आपको जा क्यों रहे हैं? महेश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। हाँ महेश जी, अभी हाफिज साहब ने यह पूछा कि बीजेपी से इतने सारे लोग मंत्री छोड़ छोड़ चले गए, कितने सारे विधायक चले गए, तो ये तो साफ हो रहा है ना कि जिस पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो हारने वाली है। आपके पास कौन आ गया? नहीं मतलब आपके जीतने का पैरामीटर सिर्फ यही है कि जो लोग हमारे यहाँ से चले गए, जो नॉन परफॉर्मर एसेट थे जिनको आपने अपने पास रख लिया, वो आपके लिए एक बहुत परफॉर्मर एसेट साबित हो रहे हैं। आखिर में उनके पास ऐसा क्या है जो उनके जाने से। और दूसरी तरफ अगर यही तुलना है तो उस तुलना के हिसाब से अगर हम देखें तो हम तो इस समय 2 गुना इनके यहाँ से आए हुए लोग हमारे पास हैं, तो हमारा तो जीत का आधार इनसे बढ़िया बनता है, अच्छा दिखता है। और वो अच्छा, इससे पहले कि हाफिज साहब आप जवाब दें, एक जरा अपडेट दे दें ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 3 घंटे की विलंब के बाद अब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंच ही गए। उनका आरोप यह था कि आपने लाख कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन 3 घंटे बाद वो पहुंच ही गए। महेश जी पहुंच गए जी, बिल्कुल पहुंच गए। और 3 घंटा आपने बहुत सताया उनको एयरपोर्ट पर, बहुत सताया। और ये चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए एक नया हेलीकॉप्टर उनके लिए खरीद के दे। नहीं तो नाहिद हसन को, नहीं तो नाहिद हसन को जानते नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास ठीक ठाक लोग हैं जो मतलब उनको ठीक कर सकते हैं। हाफिज साहब का जवाब। हाँ। नहीं, इस तरह से तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं खोलनी पड़ेंगी। इनको ईडी नहीं खोलनी पड़ेगी, सीबीआई नहीं खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब इलेक्शन आते हैं तो वहां पर ये छापे डलवाना शुरू कर देते हैं। और ये आप देखिए, पंजाब में छापे डलेंगे इलेक्शन पर, वेस्ट बंगाल में छापे डलेंगे इलेक्शन पर, और तो और उत्तर प्रदेश में अपने ही आदमी पर छापे डाल दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो सेंट्रल एजेंसीज है, उनका पहली बात नहीं ऐतराज नहीं है, खूब डालिए, लेकिन इलेक्शन नहीं 5 साल में आप नहीं डाल पाए थे क्या? 5 साल में नहीं डाल पाए। आप काले धन रखने वालों पे भी आपको ऐतराज है? आपने या आपका हो या हमारा हो, आपने अपने ही क्या आप लोग की सोच है, क्या आप लोग का समाजवाद है? ये शोर शराबे वाली डिबेट नहीं हो पाएगी। भावेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भावेश जी, चर्चा ये हो रही थी कि अखिलेश यादव का ये आरोप है कि बीजेपी का चॉपर तो उड़ा ले गए, उनका चॉपर जो है वो दिल्ली में रोक दिया गया, इस वजह से 3 घंटे लेट हो गई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरनगर में। और उनका ये कहना है जानबूझ के किया जा रहा है। मेरी की वजह से, ये टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं इस वीडियो से भी बाहर हो गया था, तो मैं इसका दोष किसी दूसरे पे दे दूं तो इससे अच्छा है कि अगर जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं शायद नहीं जान पाएंगे कि आखिर किन कारणों से कौन सी टेक्निकल इश्यू हुई होगी जिसकी वजह से वो नहीं उड़ पाया। लेकिन जब हमारे पास कोई भी विषय नहीं, 18 मिनट आपको भी देर हो गई इस बहस में आने। बिल्कुल, आपका भी चॉपर रुक गया लगता है। हाँ, वो चॉपर किस पर आरोप लगाए? लेकिन हमारी आदत आरोप लगाने की नहीं है। हम अपने ऊपर इस आरोप को लेते हैं कि मेरी गलती की वजह से ये इश्यू हुआ, और पूरी की पूरी मेरी गलती है। और चूंकि उनको फुटेज लेना था, उनको आज के दिन में सुर्खियां बटोरनी थी, और उनको मालूम था कि सवाल इंडिया का में संकेत जी यहाँ पे इस पे चर्चा भी कर लेंगे। नहीं, अरे ये क्या बात है? ऐसा है, विपक्ष का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। अव्वल तो मैं आपको ये बता दूं, ये चर्चा का विषय नहीं था। ये चर्चा का विषय नहीं था। हम तो खान सर पे चर्चा करना चाह रहे थे, बेचारे एफआईआर हो गई उनके खिलाफ। अगर ये तो एकदम से ये हो गया, हमको टॉपिक बदलना पड़ा। अगर संकेत जी अगर ये आरोप नहीं लगाते तो कैसे ये विषय बनता, कैसे आधे घंटे का हम उनको समय देते? वो इस टेक्निकल इश्यू को भी उन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बना करके। पर बड़ी बात यह है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में जो पूरी, आप ये देखिए कि बीजेपी का आरएलडी को ये कहना कि हमारे साथ हो जाओ, आरएलडी का पलट करके ये बोलना कि ये आपके कमजोरी का प्रतीक है।
संकेत जी, आपने सुना क्या कि बीजेपी ने कहा कि हमारे साथ हो जाओ? बिल्कुल, परवेश साहिब सिंह वर्मा जो हैं, उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है उन्होंने। एक तो राजनीति में दोस्ताना अंदाज में बोला जाता है ऐसा कि हमारे साथ आ जाओ, वैसे भी हमारे साथ रहते तो ज्यादा फायदे में रहते। वो ऐसी जगह जा रहे हैं, डूबती नैया के साथ हैं वो। अच्छा, तो मतलब वो सिंसियर ऑफर नहीं था, दोस्ताना अंदाज में बोल दिया। बिल्कुल बोल दिया। हमारा कोकोई तो फिर दोस्ताना अंदाज में ही जवाब भी दे दिया गया कि वो चवन्नी नहीं है, पलटेंगे नहीं। संकेत जी, कल ये सवाल महेश वर्मा, कोई सिंसियर ऑफर नहीं था ऐसा। देखिए महेश वर्मा, अगर इतने कमजोर नहीं है तो फिर रालोद की तरफ क्यों देख रहे हैं, दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे हम तो बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना करने वाले ये लोग हैं, हम दोस्ती करना चाहेंगे, सबसे करना चाहेंगे। हमारे जितने भी पॉलिटिकल मित्र हैं, राजनीतिक मित्र हैं, और एक आपको बहुत बताऊं कि प्रमाणिक बात तो ये है साहब कि 8 गठबंधन में सबसे बड़ी अगर सफलता रालोद को और आरएलडी को मिली है तो बीजेपी के साथ मिली है। एक बात। दूसरी बात कि इनके जितने वर्कर हैं आरएलडी के, इनके जितने नेता हैं, जयंत जी के इस फैसले से बिल्कुल नाराज है, क्योंकि वो चाहते थे कि केंद्र सरकार की जितनी योजना जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है, खेती मजदूरों को मिल रहा है, ये आपको फीडबैक कहां से आया? क्योंकि वो तो ये बात नहीं बोलते। नहीं, वो अब वही कह रहे हो ना कि उनके वही तो एक व्यक्ति है जो नहीं बोल रहे हैं। हाफिज गांधी आपका जवाब। देखिए, महेश वर्मा जी कह रहे हैं वर्कर कुछ और चाहता है और जयंत चौधरी कुछ और करने पे आमादा चाहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए क्या कहा जाए वहां पे। नहीं संकेत जी, क्या कहा जाए कि हमारे जो गठबंधन के नेता हैं उनका वक्तव्य भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हताशा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। और ये हताशा अब आप सुन लीजिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। और आप ये देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी बेचैन है कि आप क्या दूसरे समाज के लोग नहीं रहते क्या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में? आप सिर्फ जो है वो जाट समाज के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता होते हैं, यानी अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाकर आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जाट समाज आपके साथ है। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि 2014 में जो वादा किया था कि 9 राज्यों में आप सेंट्रल स्टेट में लेकर आएंगे, ओबीसी का दर्जा देंगे, वो कब देंगे आप? ये कब देंगे? ठीक है, चलिए, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ तो आप चलिए, अब भाई ऐसा है कि चॉपर लैंड कर गया, अब वो पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसका बीजेपी की प्रतिक्रिया आएगी और जो राजनीति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चल रही है वो आगे चलती रहेगी। और 10 फरवरी को चुनाव आ जाएगा, 10 मार्च को नतीजा आ जाएगा, हम सब फिर से बैठेंगे और ऐसे ही सवाल पूछेंगे और आप सब लोग टाइम पे आइएगा, अपना अपना चॉपर देखिएगा, डिले ना हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ मैं अपनी प्रेस के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको
जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। स्टोरी को क्या नाम देंगे? पहले तो यूपी के लड़के थे, महुआ भतीजे थे, अब स्टोरी को क्या नाम देंगे? ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, अन्न संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। कहां पर?
मार्च में दे दिया आपने, बिजोर में आपने और दोनों ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे। ये कब तय होगा? बहुत जल्दी, कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तय, कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। सवाल उठ रहा है, हर एक कार्यकर्ता से मैं भी करूंगा, क्या मुस्लिम राजनीति को हाशिए पर रखा गया, किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, ये क्या सोचते हैं? ये गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिल करके, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। सवाल यह है कि पिछले एक सप्ताह से मुजफ्फरनगर में 2013 की वीडियो मैनिपुलेटेड करके और मनगढ़ंत बनाकर वायरल की जा रही है। बीजेपी के लीडर भी जब इलाके में जाते हैं तो वही बात याद दोहराते हैं, उनके बड़े लीडर भी ये कह रहे हैं। तो क्या मौलिकता के आधार पर विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहस से बच रही है? भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल यह है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। इलेक्शन में जिस तरह के घोषित प्रतिबंध है सर, जिस तरह के घोषित अघोषित प्रतिबंध इलेक्शन पर है, आपको लगता है इस तरह की कल्पना आपने इलेक्शन की थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 3 घंटे बाद अब मुजफ्फरनगर में हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया कि पलायन का मुद्दा बीजेपी उठा रही है तो उन्होंने बोला कि इस बार बीजेपी का ही पलायन हो जाएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। के बाद सरकार तो बनाओ आप। ये 100 नंबर जो बदल गया, इसमें गाड़ियां और दी जाएंगी, एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी। मैं राकेश जी को मैं समझा दूं, हमारे रथ में बैठेंगे। जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे, जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक हैं वो स्वीकार किए जाएंगे। मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूं हमारी मदद करें। समय पर किसानों का एक क्षेत्र है, तो आपने बिजली की बात कर ली, सिंचाई की, या खाद को लेकर बात करेंगे सर? यूरिया की जो किल्लत और समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयां मिले और उनकी फसल को एमएसपी के लिए इंतजाम हो, प्रोक्योरमेंट हो, खरीद केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसान जो अपने गन्ने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, इस बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। कॉर्पस फंड बना करके उनका समय पर भुगतान होगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कहा कि कांग्रेस दलित कल्याण की बात करती है, लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न मिलने से इतनी देरी क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी दलित कल्याण की बात करती है, कांग्रेस पार्टी गरीब कल्याण की बात करती है, कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी के सम्मान की बात करती है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, बाबा साहब आंबेडकर के देहावसान के बाद उनको भारत रत्न मिलने में इतनी देर क्यों? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि गरीब के घर में, दलित के घर में आप उनके कल्याण की बात तो 70 साल तक करते रहे, गैस क्यों नहीं पहुंचा, बिजली क्यों नहीं पहुंची, शुद्ध पीने का पानी क्यों नहीं पहुंचा, शौचालय क्यों नहीं पहुंचा, उसको घर क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस की सरकारें विकास नहीं दे सकती, कांग्रेस की सरकारें स्कैम दे सकती है, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार शासन